So hello guys, welcome to the new video. In this video we are going to talk about subset 2 problem. So this problem is a extended version of subset 1. तो I hope आप लोग को subset 1 क्लियर होगा। तो सबसेट 1 प्रॉब्लम में हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि हम सबसेट निकालते कैसे हैं। तो अगर एक क्विक रिवीजन देना चाहूँ तो सिंपल सी बात है कि सबसेट वो इस तरीके से हम निकालते हैं कि हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे अगर देखते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, तो हम उसे पिक कर सकते हैं या तो नहीं पिक कर सकते। और सबसेट निकालने का ये कंडीशन होता है कि हम देखो जो एलिमेंट्स लिखते हैं ना सबसेट के अंदर, वो एक रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करके रखे हुए होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जब मैं 1 पे आया तो मैं 1 को या तो ले सकता हूँ तो नहीं ले सकता। इसी तरीके से मैं 2 पे आया तो 2 को ले सकता हूँ तो नहीं ले सकता। फिर इस 2 पे आया तो इसको मैं ले सकता हूँ तो नहीं ले सकता। मतलब हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइसेस होते हैं। बट मैंने इस पूरी वीडियो में पिक और नॉट पिक इस तरीके से नहीं बताया है, मैंने फॉर लूप की हेल्प ली है। तो आप लोग को दोनों तरीके पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको एकदम याद हो जाए। फायदा क्या है इसका? यार देखो, जितना डीप में रिकर्सन समझ जाओगे ना, उतना हेल्प होगा तुम्हें बैक ट्रैकिंग पढ़ने में, ट्री के क्वेश्चंस करने में। डीपी तुम इंजॉय करोगे हर एक प्रॉब्लम को, क्योंकि पिक और नॉट पिक तो ठीक है, उसी का ये भी एक स्टैंडर्ड वर्जन समझ सकते हो, चीज वही परफॉर्म करता है। तो देखो, मैंने वही कहा था कि देखो, शुरू में देखो, ये एम्प्टी जो है मेरा, ये तो मेरा सबसेट होता ही होता है। क्यों? क्योंकि हम तीनों एलिमेंट ही नहीं ले रहे हैं, तो एम्प्टी हो गया। ओके, इसके बाद में और क्या क्या सबसेट हो सकते हैं कि मैं जीरो एलिमेंट पे आया और मैंने इसको एलिमेंट को पिक कर लिया, तो मेरे पास एक सबसेट 1 हो सकता है। इसके बाद मैं 2 पे आया तो मैंने 1 2 एक सबसेट ले लिया। इसके बाद मैं इस वाले 2 पे आया तो मैं 1 2 2 एक सबसेट ले लिया। फिर मैं अब जीरो के जरिए और किसी इंडेक्स के साथ पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इस 2 के बाद बना जाए, ये 2 1 एक सबसेट नहीं है। देखो, सेट क्या होता है? सेट यही होता है ना कि 1 और 2 और 2 और 1 दोनों इक्विवेलेंट होते हैं आपस में। तो यार तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, इजीली कैलकुलेशन हो जाए, तो एक रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करके रखो। ठीक है, जो जिस फॉर्म में आया एलिमेंट उसी फॉर्म में लिखो। डन। अब ये भी सही सही आंसर है, ऐसा नहीं है गलत है। बट अगर तुमने 1 2 काउंट कर लिया, 2 1 क्यों काउंट करना? अगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आगे बढ़ रहे हो ना, पीछे की वैल्यूज को कंसीडर मत करो। जीरो के लिए मैंने सारे केसेस कंसीडर कर लिए, जीरो अकेले, फिर जीरो के साथ 1, फिर जीरो के साथ 1 और 2। और एक चीज मैंने यहाँ पे मिस कर दी कि जीरो के साथ में 2 भी होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस एलिमेंट को लिया, इस एलिमेंट के लिए बीच को छोड़ दिया। तो यहाँ पे आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 1 2 एक अगेन होगा। लेकिन इस केस में इसका इंडेक्स जो होगा, ये जो 1 है ये जीरो वाला है, और ये जो 2 है ये 2th इंडेक्स वाला मैंने पिक किया है। ठीक है, अभी आप लोग को सीन थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि ये सबसेट 1 प्रॉब्लम से कैसे डिफरेंट है। इसके बाद में फिर इसी तरीके से मैंने 1 इंडेक्स को लिया, फिर 1 के साथ 2 लिया, फिर उसके बाद कोई और इंडेक्स बचा ही नहीं लेने को। इसी तरीके से मैंने फिर 1 को भी छोड़ दिया, फिर मैंने 2 को लिया, और 2 के साथ और किसी को नहीं ले सकता। अब मजे की बात यहाँ पे ये है, आप लोग को दिख रहा होगा कि ये वाला सबसेट और ये वाला सबसेट इक्वल है। तो एक बार हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये वाला सबसेट और ये वाला सबसेट इक्वल है। लेकिन एक चीज और है। क्या है वो? यार इक्वल तो है, ठीक है, इक्वल तो है, बट दोनों जो ये 2 है एलिमेंट, ये दोनों डिफरेंट इंडेक्सेस के एलिमेंट है। बट यार यही उसने मना किया है ना सबसे 2 में, कि अगर सेम सेट मिल रहा है तुमको तो डुप्लीकेट नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। या तो तुम सिर्फ इसको कंसीडर कर लो, इस वाले को, या तो इस वाले को। उसे एक ही आंसर चाहिए, यूनिक आंसर चाहिए सबसेट। इस तरीके से तुम यहाँ भी डुप्लीकेशन देख रहे हो कि ये और ये सेम है, जबकि ये एलिमेंट दोनों डिफरेंट इंडेक्सेस के हैं, बट वैल्यू तो सेम है। तो हमको यही नहीं अवॉइड करना है। तो तुम्हारे दिमाग में कई सारी अप्रोचेस आएंगी। उनमें से एक बहुत सिंपल अप्रोच ये हो सकता है ना, तुम बोलोगे कि यार देखो, सबसेट 1 वाले की तरह सॉल्व कर लो, और इन सारे जो ये सारे सेट बन रहे हैं ना, इन सबसेट बन रहे हैं, इनको एक सेट के अंदर डाल लो। क्योंकि सेट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो कोई एलिमेंट हम डाल देते हैं वो यूनिक होता है। जैसे मैंने 2 डाल दिया तो दोबारा 2 डालूंगा तो ये सेट 2 का 2 ही रहेगा, कोई डुप्लीकेसी ये अलाउड नहीं करता। तो इस तरीके से आप वो भी सोच सकते हो, बट आप करके देखिएगा, आपको टीएलडी भी आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है आपका कोड चल भी जाए, बट आप सोचिएगा कि आप इसको ऑप्टिमाइज और कैसे कर सकते हैं। आप मतलब बिना किसी अलग डेटा स्ट्रक्चर के, अलग डेटा स्ट्रक्चर कंसीडर किए, आप लोग इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सेट में अगर एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, इसमें तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एलिमेंट डालो कोई भी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वो सिर्फ वही एक ही एलिमेंट वैलिड रहता है, दोबारा वो डुप्लीकेसी अलाउड ही नहीं करता। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। बट इसको हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे? तो इस एग्जाम्पल की मदद से आप लोग को बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया है यहाँ पे, आप लोग को ये बिल्कुल टेम्पलेट क्लियर होगा। मैंने आप लोग को बताया था, इस टेम्पलेट को एक बार और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कि देखो, फॉर लूप करो, और इसके बाद में आई इज इक्वल टू एक वेरिएबल होगा आईडीएक्स, जो आईडीएक्स शुरू में 0 होगा। ठीक है, आई लेस देन साइज तक जाएगा, और आई प्लस प्लस। इसके बाद में आप लोग को क्या करना है? पहला काम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आप लोग को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आप वो सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद आप रिकर्सन कॉल करेंगे,
अगले इंडेक्स के लिए, जरूरी नहीं है कि अगला इंडेक्स ही हमेशा हो। मैंने कहा ना ये फिक्स टेम्पलेट है, तो यार चेंजिंग कहाँ आती है फिर? चेंजिंग कहाँ आती है कोड में? तो यहीं पे आती है। आप इसकी जगह कुछ और वेरिएबल से स्टार्टिंग कर रहे हो, ऑपरेशन आप कुछ और परफॉर्म कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हमको हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कंसीडर करना है और नहीं करना है, उसके लिए हमें पुश पॉप करना पड़ेगा, क्योंकि पुश से हम कंसीडर करेंगे, पॉप से कंसीडर नहीं करेंगे। तो सिंपल सा इंट्यूशन बिल्ड करना होता है, टेम्पलेट यही है। एक बार विजुअलाइज हो गया, हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो बैक ट्रैकिंग में, ठीक है। इसके बाद में ऑपरेशन परफॉर्म करते ही तुरंत अगले कॉल के लिए रिकर्सन परफॉर्म कर दो, और जैसे रिकर्सन परफॉर्म किया, एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारा आगे कॉल नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जब इसके बाद अब कॉल नहीं कर सकते, आई इक्वल टू 3 आपका बेस केस होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पुश किसको करोगे? इसका मतलब हमारे यहाँ से बैक ट्रैकिंग की सिचुएशन आएगी। इसको बैक ट्रैक नहीं बोलते, ये तो नॉर्मल रिकर्सन पीछे जा रहा है, तो इसको बैक ट्रैक नहीं बोलेंगे। बैक ट्रैक तो तब बोलेंगे जब हमने कुछ ऑपरेशन रिकर्सन से पहले परफॉर्म किया है, और रिकर्सन के बाद हम उसी ऑपरेशन को रिवर्स बैक कर रहे हैं। मतलब अगर मैंने पुश किया था तो अब मैं पॉप करूंगा, अगर मैंने ऐड किया था तो मैं माइनस करूंगा, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया था तो मैं डिवाइड करूंगा, जस्ट उलट दो, जिससे कि जो तुमने चेंजिंग की है रिकर्सन से पहले वो रीसेट हो जाए। अच्छा, रीसेट क्यों करते हैं? ये सारी डिस्कस मैंने कर लिया है, बट फिर भी आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन मिलता रहेगा इन सब चीज़ों का। मैंने रिवर्स द ऑपरेशन, रिवर्स ऑपरेशन, ये मेरा बैक ट्रैक कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल रिकर्सन में बैक ट्रैकिंग क्या होती है? सिंपल रिकर्सन तो करते रहो, लेकिन उसके साथ में जो ऑपरेशन तुमने रिकर्सन के पहले किया हो, उसी को रिसेट कर दो, मतलब उलट दो, जो जैसा था वैसे हो जाए। तो यार देखो, अब सबसेट वन प्रॉब्लम बहुत डीपली मैंने डिस्कस किया था, तो उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। हमें ये बस डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि किसी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर का यूज ना करना पड़े सेट वगैरह का, डायरेक्टली हम कर लें ऑप्टिमाइज कोड। तो उस पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, सिंपल सी बात है, ये लूप तो ये मैं टेम्पलेट चिपका दिया मैंने, ठीक है। शुरू में मैंने एक टेम्परेरी वेक्टर ले लिया, जिसको मैंने इनिशियली एम्प्टी से इनिशियलाइज किया। तो जब मैं जीरो इंडेक्स पे हूँ, आई इक्वल टू जीरो पे मेरा मैं हूँ, तो जीरो एलिमेंट में मुझे दिख रहा है कि एम्प्टी सबसेट मेरे पास है। तो शुरू में मुझे एम्प्टी भी आंसर चाहिए, तो एक काम करो कि मैं एक 2D वेक्टर बना ले रहा हूँ, ठीक है। एक 2D वेक्टर बना ले रहा हूँ, और इस 2D वेक्टर में मैं सबसे पहले क्या पुश कर दे रहा हूँ? मैं इस एलिमेंट को डाल दे रहा हूँ, जिसमें अभी कोई भी आंसर हमारा नहीं है, ठीक है। एम्प्टी सबसेट को डाल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा एम्प्टी सबसेट भी एक पॉसिबल आंसर है। ओके, डन। फिर मैं स्टार्टिंग मेरी हो रही है आई इज इक्वल टू जीरो से। जब मैं आई इज इक्वल टू जीरो मैंने किया, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? इस वन को मैं कंसीडर करूंगा। इसलिए मैंने क्या किया? मैंने पहला ऑपरेशन जो परफॉर्म किया, ऑपरेशन मैंने पुश कर दिया इस एलिमेंट को अपने स्टेट टेम्परेरी वेक्टर के अंदर। तो अब इस केस में इस पोजीशन पे मेरे टेम्प के अंदर क्या आ गया? वन आ गया। यहाँ पे मेरे पास एम्प्टी था, और यहाँ पे आते ही जीरो कॉल के लिए उसमें मैंने वन डाल दिया, ठीक है। अब आप लोग को दिख रहा होगा कि वन भी मेरा एक पॉसिबल सबसेट है। तो मैं वन डालते ही रिकर्सन कॉल कर दूंगा जीरो पे उसके अगले एलिमेंट्स के लिए। ऐसा क्यों किया मैंने? मैं यहाँ पे कोड समझा रहा हूँ, समझ तो आ जाएगा, बट पता तो होना चाहिए मैंने क्यों किया। यार सिंपल सी बात है, तुमने जो इंट्यूशन बिल्ड किया था उसी की हेल्प लो। तुमने कहा था जीरो एक बार इकलौते आया, फिर जीरो के बाद उसके आगे वाले इंडेक्स से आ रहे हैं, मैंने ध्यान से नोटिस किया। कब आ रहे हैं? जब मैं आगे बढ़ूंगा। इसी जीरो के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये पॉइंटर अभी पेंडिंग में है, ये पेंडिंग में है, ठीक है। ये कॉल पेंडिंग है, अभी जीरो के लिए डेप्थ में घुस रहा है, क्योंकि पहले वो जीरो के लिए एक्सप्लोर कर लेगा सारे आंसर्स को, ठीक है। इसके बाद वो वन वाले के सारे आंसर्स को एक्सप्लोर करेगा, फिर टू वाले, मतलब डेप्थ में जा रहा है, सिंपल। तो मैंने इधर वन डाल दिया, और मैंने तुरंत रिकर्सन कॉल कर दिया, और ये पॉप भी मेरा पेंडिंग में चला गया। क्यों ये पॉप परफॉर्म नहीं हुआ? क्योंकि रिकर्सन पहले परफॉर्म हो गया, रिकर्सन अपनी डेप्थ में जाएगा, और जब डेप्थ से पीछे वापस आएगा रिकर्सन कॉल, तब वो बचा कुचा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। आई होप इतनी चीज तो आपको क्लियर होगी। नहीं क्लियर है तो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। अब उसने आई इज इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है, आई इज इक्वल टू जीरो के लिए उसने क्या किया? डेप्थ में चला गया रिकर्सन कॉल करके। जैसे ही वो डेप्थ में गया, तो अब डेप्थ में जाने के साथ वो आगे बढ़ चुका है पॉइंटर, तो अब जीरो से उसका कोई रिलेशन नहीं बचा। तो आई इज इक्वल टू वन से आई इज इक्वल टू टू में ये जीरो के लिए कॉल लग जाएगी जब आगे गया, तो ठीक है। जब आगे गया, तो अब सिंपल सी बात है, एक बार मैंने अगर कोई कोड लिख दिया रिकर्सन के अंदर, तो हर एक केस के लिए वही परफॉर्म होगा। यही तो इसकी खूबसूरती है रिकर्सन में, ठीक है। तो अब यहाँ भी वही तीन स्टेटमेंट मुझे दिखाई दिए, तो मैंने कहा कि भाई एक काम कर, इस वन को कंसीडर कर ले, इस वन एथ इंडेक्स को। जैसे तुमने वन एथ इंडेक्स को कंसीडर किया, तो जीरो तो पहले से कंसीडर था। अब वन को जब कंसीडर किया, तो इस केस पे वन पहले से था।
और 1 के साथ में जब तुमने नम्स ऑफ 1 को पुश अगेन किया, इसके अंदर 1,2 आ गए। ठीक है, इसका इंडेक्स क्या है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1th इंडेक्स है। 1,2 जैसे आए, तुरंत क्या करो, तुरंत इसको भी पुश कर दो। किसके अंदर पुश कर दो, हमारे 2D वेक्टर के अंदर। तो पहले तो 1 पुश हो गया होगा, इसके बाद में 1,2, मतलब हर एक रिकर्सन कॉल के बाद तुरंत ये मेरा जो भी टेम्परेरी वेक्टर में आंसर है वो पुश भी होता रहेगा 2D वेक्टर में। ठीक है, वो स्टेप अभी दिखाता हूँ कोड में करके, ये पहले अच्छे से समझ लो। फिर क्या हुआ, फिर तुरंत जैसे मैंने इसको पुश किया i इक्वल टू 1, तो 1 के लिए अगेन वो डेप्थ में चला गया आगे। ध्यान से देखना, i इक्वल टू 0 के लिए ये पूरी डेप्थ में कहानी जा रही है, ये समझना जरूरी है टेम्पलेट यहाँ पे। जैसे ही i इक्वल टू 2 पे गया तो मेरा 1,2 पहले से प्रेजेंट था, अगेन इसने क्या किया, इसने अगले रिकर्सन कॉल में फिर से पुश कर दिया नम्स ऑफ i दैट इज 2, और रिकर्सन कॉल कर लिया आगे इंडेक्सेस के लिए। अभी मेरा 1 2 2 है, मतलब 0 1 2, और मेरा ये अगेन ये भी पुश हो जाएगा, तो 1 2 2 भी मेरा आंसर कंसीडर हो गया। अब मजे की बात ये है कि जैसे इसने अगला कॉल किया तो i इक्वल टू 3 मिला, और प्रॉब्लम यहाँ पे जानते हो क्या आ गई, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई कि i इक्वल टू 3 मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब एग्जिस्ट नहीं करता तो कॉल बाहर कैसे जा सकती है, तो वो रिकर्सन कॉल क्या होगा, बैक ट्रैक होगा। ठीक है, ये बैक ट्रैक हुआ, लेकिन बैक ट्रैक हुआ तो मैंने कहा था ना, अब बैक ट्रैक एक्चुअली बैक ट्रैक नहीं हो रहा है, ये रिकर्सन कॉल बैक जा रही है। बट बैक ट्रैक हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम ऑपरेशन रिवर्स कर रहे हैं, जो हमने परफॉर्म किया था उसी को हम ये देखो, अब ये टेम्प डॉट पॉप परफॉर्म होगा। क्यों परफॉर्म होगा, मैंने कहा था ना रिकर्सन कॉल जब खत्म होगा तो वो अपने नीचे जाके चेक करेगा कोई कॉल पेंडिंग तो नहीं है। मैंने देखा इधर पॉप वाली पेंडिंग है। अच्छा, ये करने का मेरा मकसद क्या है यार, सिंपल सा ये मकसद है मेरा कि पिछले आंसर पे जाओ तो तुम्हें टेम्परेरी वेक्टर जो तुमने अपडेट कर दिया है वो तुम्हें वैसे दिखना चाहिए जैसे वो तुम्हें मिला था। तुम्हें मिला कैसे था, तुम्हें 1 2 की फॉर्म में, सॉरी, तुम्हें 1 2 के फॉर्म में ये मिला था। ठीक है, 1 2 के फॉर्म में इस स्टेप पे तुम्हें 1 2 के फॉर्म में ये मिला था। हाँ, अब 1 2 के फॉर्म में मिला था, तुमने यहाँ पे उसे पुश करके अगेन 2 डाल दिया ना, इंडेक्स 2 वाला। अगर तुमने ये 2 गलती से डाला तो इस 2 को इरेज करो। कैसे हटाओगे, ये पॉप मेरा हेल्प करेगा, ये इस 2 को बाहर निकाल देगा। ठीक है, इस 2 को बाहर निकाल देगा। अब तुम्हारे पास i इक्वल टू 2 के बाहर तुम नहीं जा सकते, जो गए थे तो i इक्वल टू 3 पे चले गए थे। ठीक है, तो ये अगेन बैक ट्रैक होगा इस पे कॉल। हाँ, इस पे बैक ट्रैक हुआ तो तुम्हें यहाँ टेम्प कैसे मिला था, तुम्हें टेम्प 1 मिला था, बट अभी अपडेट होकर क्या हो चुका है 1 2। अब तुम्हें इस 2 को बाहर निकालना है ना, क्योंकि अब इस 1 की हेल्प से तुम आगे बढ़ना चाहोगे और फर्दर आंसर एक्सप्लोर करना चाहोगे, क्योंकि i इक्वल टू 1 के लिए ये डेप्थ में गया था, अभी i इक्वल टू 2 पेंडिंग में है। तो 1 के लिए जब सारी कॉल खत्म होगी तो 1 को आप बाहर निकालो ना, तुमने एक बार 1 को कंसीडर किया था, अब तो भाई 2 को मौका दो ना, यही तो होता है, तुम्हें 2 को मौका देना चाहिए। तो ये पॉप क्या हेल्प कर रहा है, ये 2 बाहर निकालने में। अब 1 जैसे मुझे मिला था मेरा टेम्परेरी वेक्टर, वैसे मेरा अपडेट हो गया है, समझ में आई? तो ये जो 1 मेरा अब यहाँ बच्चा कॉल में, तो अब i इक्वल टू 2 के लिए मेरी कॉल परफॉर्म होगी। अब i इक्वल टू 1 मेरा परफॉर्म नहीं होगा, अब ये कॉल सारी खत्म होगी। तो i इक्वल टू 2 के लिए जैसे मैं आगे बढ़ना चाहा, फिर से वही 3 जो मैंने कंडीशन लगाई थी, ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो यार वही चीज़ ना, मैंने रीसेट क्यों किया था, क्योंकि अब मुझे और आंसर एक्सप्लोर करने थे। मुझे यहाँ इस पोजीशन पे मुझे 1 मिला था, 1 में जब मैं 2 डालूंगा तो अगर मैंने पॉप नहीं किया होता तो ये 3 भी यहीं का, सॉरी ये 2 भी यहीं कहीं रह जाता। बट इसको पॉप करके जब मैंने बाहर निकाला तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाले 2 को अंदर डालूंगा। तो इस वाले केस में क्या हो गया होगा, मेरा 1 और 2 मेरा अपडेट हो गया होगा टेम्परेरी वेक्टर। लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे सेकंड इंडेक्स वाला 2 है। ठीक है, तो भाई ठीक है, इसको भी मैंने जैसे रिकर्सन कॉल किया मैंने डाल दिया इसको किसके अंदर, 2D आंसर के अंदर। डन। इसके बाद में फिर से वही कहानी, रिकर्सन परफॉर्म होगा। जैसे रिकर्सन परफॉर्म हुआ आउट ऑफ बाउंड चला गया। अब जब आउट ऑफ बाउंड गया तो मैंने क्या बताया, जब आउट ऑफ बाउंड गया तो भाई रिकर्सन बैक जाएगी। तो रिकर्सन यहाँ पे जब बैक जाएगी, जब बैक जाएगी तो उसे रास्ते में क्या मिला, पॉप मिला ना। क्यों पॉप करूंगा, क्योंकि इस स्टेप पे मैं देख रहा हूँ, इस स्टेप पे मुझे टेम्परेरी वेक्टर कैसे था, पहले 1 के फॉर्म में था, बट तुमने अपडेट करके क्या कर दिया 1 2। तो यार जैसे था ना उसको वैसे लौटाओ। या तुमने किसी का बाइक लिया और उस बाइक को तुमने तोड़ ताड़ के उसे वापस किया, अच्छा लगेगा? अरे यार अगर टूट चुका है तो उसको रिपेयर करके दोगे ना, जैसे ही उसकी बाइक थी। तो वही यहाँ पे भी है, अगर तुमने इसको 1 लिया था तो तुमने आंसर यहाँ से सारे एक्सप्लोर कर लिए। अब उस 1 को 1 की तरीके से लौटाओ तो वो पॉप हेल्प कर रहा है, ये 2 बाहर निकाल देगा। लेकिन ये अब सारी कॉल खत्म हो गई, 1 भी खत्म हो गई और 2 भी, मेरा 1 भी प्रोसेस हो गया, 2 भी। क्या और कोई कॉल है? नहीं जी, अब सारी कॉल खत्म। ये बैक ट्रैक होके यहाँ पे आया। जब यहाँ पे आया जैसे टेम्परेरी वेक्टर कैसे दिख रहा है,
इसे टेम्परेरी वेक्टर खाली दिख रहा है, तो खाली कौन करने में हेल्प करेगा, टेम्प डॉट पॉप परफॉर्म होगा, तो ये 1 बाहर निकल जाएगा, तो ये मेरा इससे अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से अब 0 के लिए सारी कॉल खत्म। अब ये मेरा पॉइंटर किस पे शिफ्ट हो जाएगा, अब ये मेरा पॉइंटर शिफ्ट हो जाएगा इस वाले 1 पे, ठीक है। अब मेरा ये 0 का खेल खत्म, समझ में आई, 0 के लिए सारा प्रोसेस हो चुका काम। अब सेम उसी तरीके से अब ये 2 के लिए जब प्रोसेस i इज इक्वल टू 1 के लिए जब प्रोसेस होगा, फिर से वही यहाँ पे अब क्या अपडेट हो चुका है, यहाँ पे मेरा मुझे वेक्टर किससे था, एम्प्टी था, ठीक है, पॉप कर करके मैंने एम्प्टी कर दिया। अब जब 1 कंसीडर करूंगा, इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, नम्स ऑफ 5, मेरा टेम्परेरी वेक्टर 1 से अपडेट हो गया, डन। जैसे ही 1 से अपडेट हुआ, तो फिर से वही सारी कहानी फिर से चालू हो जाएगी कि पुश तो मैंने कर ही दिया, फिर जस्ट रिकर्सन कॉल कर दिया, i इज इक्वल टू 2 पे गया, तो अब यहाँ पे मैंने नम्स ऑफ 1 डाला था, तो यहाँ पे 2 होगा। फिर से यहाँ पे उसे क्या दिखा दिया, टेम्प डॉट पुश, ठीक है, तो ये टेम्परेरी वेक्टर में 2 2 डाल दिया। अब ये यार देखो, यहाँ पे तो तुम इसको डालते हुए चलोगे ऐसे, ठीक है, इसको अपडेट करते हुए चलोगे, डन। तो अगेन इसने क्या कर दिया, इसने पुश करते ही रिकर्सन कॉल कर दिया, बट कॉल हो गई खत्म भाई। अगर खत्म हो गई तो रिकर्सन मेरा पीछे लौटेगा, पीछे लौटेगा, तो उसे यहाँ पे इस पोजीशन पे उसे टेम्प कैसे मिला था, सिर्फ 2 मिला था, तुमने 2 डाला था, तुम्हें फर्दर आंसर एक्सप्लोर करना है तो पॉप परफॉर्म होगा और 2 बाहर गएगा। अब वो अपडेट हो चुका है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में अपडेट हो चुका है, ठीक है, बट i इज इक्वल टू 2 के लिए एक ही कॉल थी, i इज इक्वल टू 3, तो वो यहाँ से भी बैक ट्रैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब बैक ट्रैक करेगा i इज इक्वल टू 2 से, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा ना, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इस 2 को भी वो रास्ते से बाहर निकालता चलेगा, और फिर से क्या हो गया, हम यहाँ इस वाले पॉइंटर पे खड़े हैं, तो मेरा एम्प्टी फिर से अपडेट रिस्टोर हो चुका है। अब ये दोनों कॉल खत्म हो चुके हैं, इस पे आएगा पॉइंटर, और 2 के लिए भी वही चीजें परफॉर्म होंगी कि जब 2 को तुम पुश करोगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा, इस 2 को अपडेट कर दो, ठीक है, और जैसे ही 2 को अपडेट करोगे अगले कॉल के लिए आउट, फिर से जब यहाँ गए, तो अल्टीमेटली तुमने देखा तुम्हारा टेम्प खाली हो चुका है। अब तुम्हारा जब खाली हो चुका है, तुम्हें सारे आंसर भी मिल चुके हैं पॉसिबल। ये सारी कहानी थी, आई होप अब आप लोगों को कभी ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। आगे की वीडियोस में अब मैं इतना डिस्कस नहीं करने वाला, ये मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर दिया पिछली 4 वीडियो में, मैं यही करता आया हूँ, और इसमें मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। आई होप अभी क्लियर सब हो गया होगा कि रिकर्सन कॉल चल कैसे रहा है, पॉप कैसे हो रहा है, पुश कैसे हो रहा है, कैसे सोचना है। तो यहाँ पे अब थोड़ी सी ये कहानी में ट्विस्ट आता है कि इतना गंदा कोड, ये जो लूप चल रहा है रिकर्सन में, रिकर्सन क्यों बताया जब पिक और नॉट पिक वाला केस था। यार सिंपल सी बात है, मैं ऐसा नहीं चाहता कि सिर्फ मेरा पर्पस है कि मैं कोड बता दूं, समझा दूं और हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ ना कि इतना डीप अगर आप एक बार समझ गए ना, तो यहाँ पे ये सिर्फ आपको इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नहीं हेल्प करने वाला, इस प्लेलिस्ट में 10 प्लस प्रॉब्लम तो है ही, वो तो आप करेंगे ही करेंगे, नो डाउट, बट इसके बाद आप लोग को रिकर्सन में जो फील आने वाली है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होगी। फिर आप बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चन तो बना ही पाओगे, आपको रिकर्सन में फील आने लगेगी ना कि देखो भाई मैंने लूप के अंदर रिकर्सन ये वो सब करके देख लिया, मैं सब करने के कैपेबल हूँ। और फिर आपको डीपी करने में बहुत हेल्प होगा, क्योंकि डीपी में जब मेमोराइजेशन करना होता है ना, दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाती है, वहां पे आप लोग को ये थॉट क्लियर होना चाहिए कि हाउ रिकर्सन इज वर्किंग, फाइन। तो आई होप मैं कुछ सेंस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं पिक नॉट पिक वाला भी केस इसके अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा उन लोग के लिए जिनको प्रॉब्लम्स देख के डर लगता है और उन्हें सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब होता है, और इजी सॉल्यूशन से, तो मैं उसको भी डिस्कस कर लूंगा, देख लीजिएगा उसे भी, ओके। और भी बहुत अप्रोचेस हैं बिट मैनिपुलेशन और आइटरेटिव, तो वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। तो यहाँ पे ये सारी कहानी थी, यहाँ पे तो सबसेट वन जैसी फीलिंग आ रही है। एक चीज बस यही पता चली कि भाई यहाँ पे तुम्हारे डुप्लीकेट ये जो मिल रहे हैं, तो कौन से वाले सेट को तुम कंसीडर करोगे, जैसे यहाँ पे तुमको ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, तो किस वाले कंसीडर करोगे, एक को डिस्कार्ड करना है। इसकी भी कहानी थोड़ी सी अच्छी है, आई होप मैं आपको शायद समझा पाऊँ। कैसे, देखो, तो देखो एक एग्जांपल फिर से फटाफट। तो इस जीरो के लिए जब इसने रिकर्सन कॉल किया, ये ध्यान से देखना कि ये जो मैं इधर आई इज इक्वल टू में लिखा हूँ, ये सारे इंडेक्सेस हैं, वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी ले रखा है इस पोजीशन पे शुरू में। जैसे ही उसने जीरो के लिए कॉल लगाई, तो उसे क्या मिला होगा, जीरो वाले को उसने पुश किया होगा, तो नम सब जीरो जब पुश हुआ तो मुझे एक बार वन मिला, ठीक है। फिर इस जीरो के लिए इस वन को पुश किया होगा, तो यहाँ पे उसे क्या मिला, नम सब वन भी पुश होगा तो वन टू मिलेगा, ओके। इसके बाद फिर से ये डेप्थ में गया, यार बनाता भी चलता हूँ, ये जीरो के लिए ये परफॉर्म हुआ, ठीक है। इसके बाद में इसी के लिए ये वाला कॉल आया, ठीक है। इसके बाद ये वाला कॉल आया और ये वाला कॉल आया। जब ये वाला कॉल इसने आया, ये वाला,
तब क्या हुआ होगा कि नम्स ऑफ 2 भी पुश हो गया होगा इस केस में, तो 1 2 2 पुश हो गया। जब वो नीचे आ रहा होगा तो 1 2 2 3 पुश हो गया। लेकिन जैसे उसको ये मिला बेस केस, तो अब बैक ट्रैक करना चालू करेगा। जब बैक ट्रैक किया उसने, तो यहाँ से इस 3 को उसने बाहर निकाल दिया, ठीक है। इस 3 को बाहर क्यों निकाला? क्योंकि मुझे पहले टेम्परेरी वेक्टर मेरा ऐसे था, उसे वैसे मिलाना था इस पोजीशन पे बैक ट्रैक होने पे। i इज इक्वल टू 3 के लिए भी जब उसने बैक ट्रैक हुआ, तो मेरे टेम्परेरी वेक्टर कैसे हुआ करता था 1 2, तो पॉप फिर से हो गया होगा, तो 2 बाहर निकल गया, तो 1 2 हो गया, ठीक है। ये सारे आंसर स्टोर करते चलो। शुरू में एम्प्टी था, तो मैंने एम्प्टी ले लिया। फिर मुझे 1 मिला तो मैंने 1 ले लिया। फिर 1 2 मिला तो मैंने 1 2 ले लिया। फिर मैंने 1 2 2 मिला तो मैंने 1 2 2 ले लिया। फिर 1 2 2 3 मिला, मैंने 1 2 2 3 ले लिया, ठीक है। अभी रिकर्सन में जब मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ, तो अभी मेरा आंसर स्टोर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अभी तो बैक ट्रैक कर रहा है। फिर से ये वाली कॉल खत्म। अब आएगी मेरी कौन सी कॉल? अब आएगी मेरी ये इधर राइट वाली कॉल। तो आगे बढ़ जाएगा ना। यहाँ की जब सारी कॉल खत्म हो गई, तो उस पोजीशन पे लौटेगा। अगर इस पोजीशन पे लौटा, अगर उस पोजीशन पे और भी कोई कॉल बची तो उसको परफॉर्म करेगा। तो आई इज इक्वल टू 3 के लिए वो परफॉर्म किया, तो वहां पे क्या हुआ? आई इज इक्वल टू 4 अगेन हिट हुआ। बट यहाँ पे हिट होने के पहले यहाँ पे उसने टेम्परेरी वेक्टर क्या हुआ अपडेट, तो 1 2 था इस पोजीशन पे, तो 1 2 और नम्स ऑफ 3 जब डालेगा तो हो जाएगा आंसर 3। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 1 2 3, ठीक है। अब आगे यहाँ पे हो गया बेस केस हिट। बेस केस का मतलब आउट ऑफ बाउंड गया, तो बैक मतलब वापस चला गया रिकर्सन। फिर यहाँ से ये वापस गया, ये हो गई कॉल खत्म। ये एक्सप्लोर करेगा इसको, ठीक है। इसको एक्सप्लोर करेगा अगली कॉल को। अगली कॉल में उसने क्या देखा कि भाई इधर 1 था, तो इधर क्या कर देगा वो, अगेन क्या कर देगा, नम्स ऑफ 2, तो नम्स ऑफ 2 2 है, तो 1 2 अगेन डाल देगा। अब यहाँ पे आ गई दिक्कत। अब आपको थोड़ा थोड़ा भी समझना चालू होगा कि आप कौन सी कॉल डिस्कार्ड करनी है। उसके पहले एक बार ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे आई इक्वल टू 3, तो आई इक्वल टू 3 जब आया, तो हो गया क्या, 1 2 पहले से था ही, और 3 उसने पुश कर दिया। इधर मिल गया आपको 1 2 3 अगेन, ठीक है। अब आप लोग को मजे की बात यह है कि एक बार 1 2 3 यहाँ मिला था, एक बार 1 2 3 आपको यहाँ मिला, एक बार 1 2 आपको यहाँ मिल चुका था, और एक बार 1 2 आपको यहाँ मिला। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, हमें पहले ही कॉल से आंसर मिल चुके हैं, ठीक है। हमें पहले ही कॉल से आंसर मिल चुके हैं, अब आंसर हो रहे हैं रिपीट। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कंडीशन लूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे क्या करना है। ओके, अब यहाँ पे हो गया फिर से ये रिकर्सन कॉल पीछे। फिर से इसने 3 निकाला, फिर से इसने 2 निकाला, इस पोजीशन पे 1 था। फिर से जब ये वाली कॉल खत्म, अब इस वाली कॉल को एक्सप्लोर करेगा, मतलब 0,3। 0,3 के लिए जब एक्सप्लोर करेगा, अगेन ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 4। बट 4 होने से पहले यहाँ पे इसने क्या किया होगा, 1,3। 3 वाले को पुश किया होगा, तो ये 1,3 हो जाएगा। अगेन अब ये बैक ट्रैक होकर वापस जाएगा, तो इसे यहाँ पे एम्प्टी मिलेगा, पॉप वगैरह होके जाएगा ना। फिर से ये जब पॉइंटर आगे बढ़ा इस वाले के लिए, अब मेरी कॉल खत्म हो चुकी है, आगे बढ़ा, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दिया कि आई इक्वल टू 1 इसने कंसीडर कर लिया होगा, तो 2 इधर रहा होगा। जब ये इस पे जाके अंदर डेप्थ में जाना चाहेगा, तो 2 कॉमा नम्स ऑफ 2 अगेन 2, तो इसको यहाँ पे मिला 2 और इसको मिला 2 2। अगेन जब ये डेप्थ में जाएगा, तो 2 2 3, तो 2 3। लेकिन जैसे यहाँ पे आया, तो ये अभी पॉप करना चालू करेगा, तो बाहर बाहर बाहर। बट ये बाहर जाने से पहले वो अगेन इस कॉल पे आएगा, तो नम्स ऑफ 1 पहले ही था अंदर, मेरे 2 था। इस केस पे जब उसने 3 वाले कंसीडर किया, 2,3 कर दिया अपडेट, तो 2,3 मेरा अपडेट हो गया। इस तरीके से बैक ट्रैक करके वापस जाएगा, फिर इसको एक्सप्लोर करेगा इसको। यहाँ पे देखो डुप्लीकेट, ये जो मुझे आंसर्स मिल रहे हैं, ये क्यों मिल रहे हैं? तो अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हें ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये जो मेरे डुप्लीकेट आंसर्स है ना, ये देखो, अगर मेरे 2 एलिमेंट सिमिलर हो गए, ठीक है, अगर मेरे 2 एलिमेंट सिमिलर हैं, तो वहां से मिलने वाले सेट जो होंगे वो एक्चुअली कॉमन होंगे। कैसे कॉमन होंगे? लेकिन एक चीज देखो, जब मैं 1 को स्किप किया और 0 2 3 को कंसीडर किया, 0 2 3 को कंसीडर किया, तो मुझे 1 2 3 मिला, ठीक है। और जब मैंने इस 2 वाले को छोड़ के इस वाले 1 को लिया, तब भी मुझे 1 2 3 मिला। यार मुझे इसमें से किसी एक ही आंसर कंसीडर करना है, तो ध्यान से देखो, तो एक्चुअली हो क्या रहा है। तो आप लोग को ये समझ में आएगा कि देखो, जब 1 2 3 मैंने कंसीडर किया, तो डुप्लीकेट कब मिलेंगे, जब मैं इस वाले 2 को छोड़ के इस वाले 2 को कंसीडर करूंगा। तो देखो, अगर मेरा पॉइंटर यहाँ पे खड़ा है, तो क्या मुझे आंसर पहले मिल चुका होगा? ध्यान से समझना, क्या मुझे आंसर पहले मिल चुका होगा? हाँ, एक कंडीशन में मिल चुका होगा, जब इसका पिछला एलिमेंट भी सेम रहा होगा। कैसे तुम कह सकते हो? अगर मैं इस पॉइंटर पे खड़ा हूँ, तो मुझे क्या है, 1 2 3 अगर आंसर में मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस वाले पे पोजीशन पे खड़ा हूँ और मैं आंसर में
इस वाले को कंसीडर कर रहा हूँ, तो 1 2 3 मिल गया ना। बट यार देखो, अगर इसका पिछला एलिमेंट सेम रहा होगा इस एलिमेंट के, तो क्या मैं ये पक्के से कह सकता हूँ कि 1 2 3 मुझे पहले भी मिल चुका रहा होगा? तो यार बिल्कुल मिल चुका रहा होगा ना, क्योंकि ये वाला पहले एग्जीक्यूट हुआ है हमारे रिकर्सन कॉल में इस वाले के कंपैरिजन में। और तुम ध्यान से भी देखो, ये अगर जब एक्सप्लोर कर लिया है इस 1 2 3 को, तो क्या हमें ये करने की नीड है? बिल्कुल नहीं करने की नीड है। एक बार यहाँ पे खुद से सोच के देखना, एक बार ऐसे एग्जांपल लेके जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ड्राई रन करके देखना, और यहाँ पे ये इंट्यूशन क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि देखो, यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है ना कि जब नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू जब नम्स ऑफ आई -1 है, कब? जब i इज ग्रेटर देन आई डी एक्स है। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया ना कि देखो, जब i इज इक्वल टू आई डी एक्स है तो मतलब इसी एलिमेंट की बात हो रही है। जब इसी एलिमेंट की बात हो रही है ना, तो उस एलिमेंट को तो कंसीडर करना ही करना है। ठीक है, उस एलिमेंट को तो कंसीडर करना ही करना है जब i इज इक्वल टू आई डी एक्स है। जब i इज इक्वल टू आई डी एक्स है तो उस एलिमेंट को कंसीडर करना है। ठीक है, लेकिन कब नहीं करना है? जब मेरा आई जो है वो उस जगह पे खड़ा हो जिसके पहले उसका एलिमेंट जस्ट सेम रहा हो। तब हमें क्या होगा? तब हमें डुप्लीकेट आंसर मिलने का पूरा पूरा चांस है। चांस क्या, मिल ही जाएगा। उस केस में हमें अवॉइड करना है कि नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई -1 है, कंटिन्यू हो जाए, मतलब उसको एक्सप्लोर ही मत करो। क्यों मत एक्सप्लोर करो? क्योंकि यहाँ से अब जो आंसर तुम एक्सप्लोर करोगे ना, पहले हमको मिल चुका होगा। समझ में आ रही होगी ये बात? एक बार यहाँ पे खुद से आप लोग को ड्राई रन करके देखने की जरूरत है, अगर आप लोग सच में फील करना चाहते हैं बैक ट्रैकिंग को। ठीक है, तो बस यही इतना सिंपल सा कोड था, ये इतनी छोटी सी चेंजिंग थी यहाँ पे। अब ये चेंजिंग मैं जानबूझ के बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस एक इंट्यूशन देके छोड़ रहा हूँ। मेरा सिंपल सा पर्पज ये है कि इतना डीप मेरा जो काम था, इस टेम्पलेट को आप लोग को याद कराना था। और ये कंडीशन का इंट्यूशन मैंने हल्का सा दे दिया। आप लोग को शायद थोड़ा सा मेरी बातों पे विश्वास हो रहा हो, बट फील ना हो रहा हो, मुझे पता है। लेकिन आप लोग को ये फील करने के लिए ना एक बार यहाँ खुद दिमाग लगाओ, क्योंकि जब दिमाग लगाओगे ये टेम्पलेट बिल्कुल याद हो जाएगा और आप फटाक से सॉल्यूशन डिजाइन कर पाओगे। कुछ नहीं करना, पिछले कोड को कॉपी पेस्ट करो, इतना समझने के बाद ही करना ये सब। पिछले कोड को कॉपी पेस्ट करो, ये कंडीशन ऐड कर दो। कौन सी कंडीशन? ये डुप्लीकेसी अवॉइड करने की। ध्यान से ये चीज तुम निकालो, सोचो कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ आई +1 करने पे मैंने कंटिन्यू नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये आप लोग को सोचना है, मैंने ये वाली कंडीशन लिखी इसके बदले, क्या ये लिखने पे गलत होगा? ये भी तो वही चेक करेगा कि अगर दो एलिमेंट सेम है, ये भी वही निकाल रहा है, ये कंडीशन और ये कंडीशन भी, तो फिर ये करने पे गलत क्यों होगा? यार अगर मैं फिर से वही बात करूँ ना, पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, एक इंट्यूशन देके छोड़ रहा हूँ जिससे तुम लोग खुद से करो। लेकिन बताना जरूर चाहूंगा कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर ये मैंने लिख दिया, तो मैं जब इस पोजीशन पे खड़ा हूँ, इस पहले वाले टू पे, अगर इस पहले वाले टू पे मैं खड़ा हूँ, तो दिक्कत क्या आएगी यहाँ पे कि मुझे इसी टू को छोड़ना पड़ जाएगा। और मैं ये देख रहा हूँ ना, ये टू जो है इस जीरो के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। हम्म मतलब अभी इस वाले टू को अगर मैंने छोड़ दिया, तो मुझे बहुत सारे सेट मिस हो जाएंगे। समझ रहे हो ये बात? बहुत सारे सेट मिस हो जाएंगे। इसलिए जब मैं नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ आई +1 लगाऊंगा ना, तब ये इस पहले ही वाले टू को ये मिस कर देगा। और आप लोग ये ध्यान से देख पा रहे, तो पहली रिकर्सन कॉल है, उससे बहुत सारे आंसर निकल रहे हैं। दूसरी रिकर्सन कॉल से आंसर छोटे हो जा रहे हैं। क्यों? सिंपल सी बात है ना, हम पिछले वाले इंडेक्स को छोड़ दे रहे हैं, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन इंडेक्स से कम बनेंगे। फिर उसकी अगली कॉल में और भी कम आंसर्स मिल रहे हैं, उसकी और अगली कॉल में और भी आंसर। और आप लोग को एक इंट्यूशन ये भी है कि ये जो इतने आंसर्स निकल रहे हैं नीचे डेप्थ में, वही सारे आंसर सब आगे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये मत पूछना कि यार रिपीट हो रहे हैं तो क्या डीपी लगा सकते हैं? डीपी बैक ट्रैकिंग में यही डिफरेंस होता है ना कि आप लोग बैक ट्रैकिंग करके सारे पॉसिबल आंसर निकाल के उसे स्टोर करते हो, डीपी में आप लोग काउंट वगैरह बताते हो। ठीक है, तो डीपी और बैक ट्रैकिंग मिक्स कभी पढ़ेंगे हम लोग, बट यहाँ पे आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा कि डीपी और बैक ट्रैकिंग में क्या फर्क होता है, रिकर्सन बैक ट्रैकिंग और डीपी में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक नहीं है यहाँ पे। तो अब यही फील मैंने इसलिए दे दिया कि यहाँ पे आंसर तो मैंने पहले निकाल लिया, अगर पहले वाले टू को मैंने मिस कर दिया, तो क्या मैं इस आंसर को एक्सप्लोर कर पाऊंगा? भाई ये बहुत सारे आंसर मिस हो जाएंगे अगले वाले सेम एलिमेंट को कंसीडर करने के चक्कर में। लेकिन अगर मैंने पहले वाले सेम एलिमेंट को कंसीडर कर लिया, डुप्लीकेट एलिमेंट को, अगले वाले को मैं बिल्कुल से छोड़ सकता हूँ, क्योंकि जो अगला वाला एलिमेंट एक्सप्लोर करेगा ना, वो इसी का पार्ट रहा होगा। और अगर एलिमेंट सेम है तो डिट्टो वही आंसर जनरेट करेगा। तो आई होप मैं यहाँ पे करके नहीं दिखाया, बट आई होप मैं क्लियर कर पाया आपका इंट्यूशन। एक बार करके देखो, बहुत मजा आएगा। चलो कोड कर लेते हैं। तो देखो यार, मैंने जो चीज समझाई थी बिल्कुल डिट्टो वही कोड स्ट्रक्चर लिखा है, सेम वही चीजें लिखी है। बस पिछले कोड से क्या चीजें डिफरेंट हुई यहाँ पे, सिंपल सी चेंजिंग यहाँ पे आई, ये कंडीशन, जिसकी हेल्प से हम लोग यार सेट जैसे डेटा स्ट्रक्चर का यूज करने से बच रहे हैं। तो यार ये सॉल्यूशंस आप लोग को बिल्कुल
अच्छे से देखना चाहिए। आप लोगों को ईज़ी के चक्कर में सेट वगैरह वाला सॉल्यूशन देखो पता होना चाहिए, बट आप लोगों को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ तरीके से भी चीज़ें करना आना चाहिए। और एक और चेंजिंग की मैंने सॉर्ट कर लिया, सिंपल सी बात है, सॉर्ट इसलिए किया कि अगर जैसे 1, 2, 3, 2 है, तो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर ऑर्डर तो मैटर करता है कि जब हम एक तरफ जाते हैं। लेकिन मैंने बताया ना 2, 1 इज़ इक्वल टू 2, 1, तो मुझे इनमें से कोई एक कंसीडर करना है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं तो आगे ही बढ़ते रहते हैं। तो अगर तुमने इसको पहले ही सॉर्ट कर लिया ना, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये सारे डुप्लीकेट एलिमेंट साथ में आ जाएँगे। अब इससे फ़ायदा ये होगा, तुम पहले वाले को एक्सप्लोर करोगे, तो आगे वाले को छोड़ सकते हो ईज़िली इस वाले कॉन्सेप्ट की हेल्प से। क्योंकि पीछे वो सारे आंसर पहले ऑलरेडी कवर हो गए होंगे अगर उसका अगला एलिमेंट सेम है। डन। अब ऐसे अगर वो एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे होंगे तो एक साथ आ जाएँगे, जिससे कि तुम्हें बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो आप लोग को सॉर्ट पहले कर ही लेना है डेटा को, कोई दिक्कत नहीं। सबसेट वगैरह की बात किया हो ना, आँख मूंद के आप लोग सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। डन। और इसके बाद सेम वही फंक्शन कोड स्ट्रक्चर है। तो आई होप आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लो यार, क्योंकि ऐसे और भी टेम्पलेट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई मुझे पता है, बट मेरा पर्पज़ ये नहीं था कि आधा-अधूरा ज्ञान देना। मज़ा आना चाहिए। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।